नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है बात सेहत की। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। आज इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी की, जिसे महिलाओं में बांझपन और पुरुषों में नपुंसकता के नाम से जानते हैं। जब बच्चे बड़े होते हैं, उनकी शादी होती है, हर दंपति एक समय के बाद अपना परिवार पूरा करने की सोचता है। कई लोग तो जल्द ही माता पिता होने का सुख भोग लेते हैं, लेकिन कई लोगों की अपने घर में बच्चे की किलकारी सुनने की इच्छा सालों साल अधूरी ही रह जाती है, क्योंकि दंपतियों में से किसी एक को इनफर्टिलिटी की शिकायत होती है। जिस समस्या से लोग फाइनेंशियली, इमोशनली, सोशली तमाम उतार चढ़ावों से जूझ रहे होते हैं, और रिपोर्ट्स के मुताबिक 7 कपल्स में से तकरीबन 1 कपल इस समस्या से आज की तारीख में जूझ रहा है। अब ये इनफर्टिलिटी होती क्या है, ये तो लगभग हर कोई जानता है, लेकिन ये होता क्यों है, इसके कारण क्या है, इसके लक्षणों का पता नहीं होता, और ये कैसे ठीक हो ये भी नहीं पता होता। अक्सर देखा गया है कि बांझपन के लिए लोग महिलाओं को ही दोषी ठहराने लगते हैं, लेकिन इस बारे में कितनी सच्चाई है, आज करेंगे बात। न सिर्फ महिलाएं बल्कि लगभग 40% शिकायत पुरुषों में भी देखने को मिलती है। तो क्या है इसके कारण? क्या आजकल की लाइफस्टाइल, खान पीन, हमारे डाइट, फैशन के चक्कर में टाइट कपड़े हमें जाने अनजाने इनफर्टिलिटी का बना रहे हैं शिकार? तो कैसे हो इनसे बचाव और किन किन बातों का रखें ध्यान, आज करेंगे बात। करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। और इनफर्टिलिटी के मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ इस समय खास मेहमान जुड़ चुकी हैं। हमारे साथ है डॉक्टर अंजू श्रीवास्तव उपस्थित है, गायनेकोलॉजिस्ट है। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैम आपका। डॉक्टर अंजू, मेरा आपसे पहला सवाल यही, इनफर्टिलिटी क्या होती है, क्यों होती है, इसके शुरुआती लक्षण खास तौर पर महिलाओं में किस तरह के सामने आते हैं, जिन्हें देखने के बाद, जिन्हें महसूस करने के बाद महिलाओं को तुरंत अलर्ट हो जाना चाहिए, तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए? जी मैम, अगर कोई स्त्री अपने हस्बैंड के साथ लगातार रिलेशनशिप में है, 1 साल 2 साल, उसके बाद भी अगर वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है, तो इसका इनफर्टिलिटी, इस बीमारी को इनफर्टिलिटी कहते हैं जी। इसके बहुत सारे कारण देखे जा रहे हैं आज के ज़माने में। सबसे बड़ी तो मेन ये है कि फीमेल्स की लेट एज में शादी होना, जिस वजह से एक अंडे जो हमारे बनते हैं उस समय से लेट होने की वजह से समय से नहीं बन पाते हैं। दूसरा कारण ये है कि जो हेल्दी लाइफ स्टाइल है, आज की सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, इस वजह से फीमेल्स में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। उनके हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाते हैं। समय से माहवारी ना आना, लेट होना पीरियड्स, या अधिक पीरियड्स होना, या ये सारी बीमारियां हैं जो एक इनफर्टिलिटी का कारण हैं। इसके अलावा फीमेल के साथ साथ मेल इनफर्टिलिटी भी देखी जाती है जी। आमतौर पे मेल्स में शुक्राणुओं का समय पे ना बनना या सही मोटिलिटी ना होना, इसका भी एक मुख्य कारण हेल्दी लाइफ स्टाइल है। आजकल पुरुषों या महिलाएं दोनों ही जंक फूड का इस्तेमाल करते हैं। हेल्दी डाइट बहुत ही कम होती जा रही है, क्योंकि वो इतना बिजी हैं अपने जॉब में, अपने प्रोफेशन में, जिस वजह से वो हेल्दी डाइट बिल्कुल भी नहीं ले रहे हैं, समय पे खान पान बिल्कुल भी नहीं ले रहे हैं। जो कुछ उन्हें बाहर मिलता है वही सेवन करते हैं। तो ये सब बहुत सारे कारण हैं कि उनके हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाते हैं, मेल में भी फीमेल में भी, जिस कारण इनफर्टिलिटी देखी जाती है। सबसे मेन कोई ऐसा सिम्टम, खासतौर पर महिलाएं जो हमेशा से ही अपनी सेहत को कहीं ना कहीं अवॉइड करती आई हैं, दरअसल घर के कामकाज में या दफ्तर के कामकाज में इस कदर बिजी हो जाती हैं, अपने बच्चों की देखरेख में इस कदर बिजी हो जाती हैं, या सास ससुर परिवार के अन्य तमाम लोगों की सेवा पानी में इस कदर लग जाती हैं कि अपनी सेहत को लगातार नेग्लेक्ट करती चली जाती हैं। ऐसे में उनकी सहूलियत के लिए, ताकि वो पहचान सके कि वो इनफर्टिलिटी की शिकार होनी शुरू हो चुकी है, कुछ शुरुआती ऐसे सिम्टम्स जो कॉमन हो? जी मैम, ये तो है कि आजकल महिलाएं दूसरों की देखरेख में इतना बिजी हैं कि अपना खुद का ख्याल नहीं रखती हैं। बिल्कुल, आमतौर पे एनीमिक होती हैं ऐसे पेशेंट। तो इस वजह से उनको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। समय से खान पान, समय से एक हेल्दी भोजन के खाना,
साग सब्जी उन सबको सेवन करना, ये सब चीज़ें अगर समय से करें तो इनफर्टिलिटी की समस्याएं काफ़ी हद तक कम की जा सकती है। और उसके अलावा है कि अगर लेट हो रहा, अगर शादी के 2 या 3 साल 2 साल तक हम वेट कर सकते हैं, उसके बाद भी अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो भी मैं देखती हूँ बहुत से मरीज हैं जो लापरवाही करते हैं कि मैम हो जाएगा। मेरे पास कई पेशेंट्स आते हैं, कहते हैं कि मैम हो जाएगा ये वो, तो मतलब मैं ऐसी सजेशन ऐसे लोगों को कि इसमें डिले नहीं करना चाहिए। आप 1 साल 2 साल वेट कर सकते हैं अगर स्वतः प्रेगनेंसी हो रही है तो। अगर नहीं हो रही है तो फिर आप अच्छे डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट से सलाह लें, देखें कि कहाँ प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, आपके हार्मोन्स डिसबैलेंस है या ट्यूब में प्रॉब्लम है या अंडे नहीं बन रहे हैं या पुरुषों में प्रॉब्लम है। तो सारी जांचें जो भी होती हैं, जो भी डॉक्टर एडवाइस करते हैं, उनको समय से कराएं और समय से जितनी जल्दी बीमारी पता चल जाएगी उतनी जल्दी हम उसका इलाज कर सकेंगे। डॉक्टर अंशु, आपने भी जिक्र किया कि आजकल लेट शादियां लोग करने लगे हैं, चाहे हम पुरुषों की बात कर लें चाहे हम महिलाओं की बात कर लें। जाहिर तौर पर जब 30 के बाद फिर शादी होती है तो कहीं ना कहीं एक बेसब्री हो जाती है जल्दी माँ बनने की, क्योंकि बहुत सारे लोग डरा भी देते हैं। इस तरह के कई सारे केसेस भी जब हम अपने आसपास देखते हैं कि 30 के बाद माँ बनने में तमाम तरह के दिक्कतों का, परेशानियों का सामना एक महिला को करना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं जल्दबाजी में ये लोग रहते हैं, कपल्स रहते हैं। तो ऐसे कपल्स डर भी जाते हैं कि भाई 6 महीने हो गए हैं, साल भर हो गए हैं, प्रयास लगातार करते जा रहे हैं, कहीं हम बांझपन के शिकार तो नहीं हो गए हैं, इनफर्टिलिटी ने कहीं हमें घेर तो नहीं लिया है। तो ऐसे में आप इस तरह के कपल्स को क्या कहना चाहेंगी, कम से कम कितना वो वेट करें, और अगर उस पीरियड के बाद भी प्रेगनेंसी ना हो, कंसीव ना हो, तो वो जाकर डॉक्टर से कंसल्ट करें? मैम देखिए, आमतौर पे शादी के 1 साल तक तो हम वेट कर सकते हैं। उसके बाद भी ये है कि अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट, अपनी डाइट पे ध्यान दे रहे हो, योग रेगुलर मेडिटेशन वगैरह करें, योग करें, जिससे उनके हार्मोन्स वगैरह बॉडी के सही रहें, तो इसमें प्रेगनेंसी जल्दी कंसीव होने में उनको सहायता मिलेगी। लेकिन अगर फिर भी नहीं हो रहा है, साल 2 साल 3 साल, तो फिर बहुत ज़्यादा डिले करने की आवश्यकता नहीं है। हम पहले जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिगेट कराएं, देखें कहाँ क्या प्रॉब्लम है और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट लें। कई बार होता है कि आजकल देखने में आता है कि अर्ली एज में भी लड़कियों को बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती है, जैसे कि बच्चेदानी में गांठ हो गई है, कुछ सिस्ट वगैरह बन गई है। तो ऐसी स्थिति में वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगी, तो उसमें हमको जल्दी से जल्दी सर्जरी से उनको ऑपरेशन से निकालना चाहिए। सिस्ट है, गांठ है, मायोमा है, फाइब्रॉइड है, कुछ भी है, उसके बाद में फिर हमको आगे की प्रोसेस करनी चाहिए कि प्रेगनेंसी के लिए क्या किया जा सकता है। ठीक है, बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहे। हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है हमारे तो साथ इस समय यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर डॉक्टर देवेंद्र बब्बर जी भी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ डॉक्टर देवेंद्र आपका। आपसे मेरा पहला सवाल यही, पुरुषों में नपुंसकता क्यों बढ़ती जा रही है, इसके पीछे के कारण क्या है, और शुरुआती लक्षण भी जरा बताएं। जी मैम, 2 चीजें हैं, एक तो नपुंसकता दैट इज इरेक्टाइल डिसफंक्शन, और दूसरा है मेल इनफर्टिलिटी। हम दोनों को कंबाइन नहीं करें। मेल इनफर्टिलिटी कहा जाता है जब शादी के 2 साल बाद भी ट्राई करने के बाद भी बच्चा नहीं हो पाता, तब हम कहते हैं इनफर्टिलिटी उस कपल को। नपुंसकता जो कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, उसमें मेल को इरेक्शन में और सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करने में डिफिकल्टी होती है। ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं जी। अगर इरेक्टाइल डिसफंक्शन है मेल्स में तो उसका ट्रीटमेंट डिफरेंट है, और इनफर्टिलिटी है कपल में, जैसे कपल में इनफर्टिलिटी होती है तो दोनों मेल और फीमेल पार्टनर का इवेल्युएशन बहुत जरूरी होता है। मैडम ने फीमेल पार्टनर के बारे में डिटेल में बहुत अच्छा हमें ज्ञान दिया है। मेल पार्टनर के लिए सबसे कॉमन, सबसे पहले जो जरूरी टेस्ट है वो सीमेन एनालिसिस टेस्ट होता है। सीमेन एनालिसिस टेस्ट हमें ये बताता है कि सीमेन के अंदर स्पर्म्स की क्वांटिटी कितनी है, काउंट कितने हैं, कितने मोटाइल हैं, मॉर्फोलॉजी कितनी है, कैसी है, उसके से डिसीजन मतलब आगे लिया जाता है क्या मेल पेशेंट को ट्रीटमेंट की जरूरत है कि नहीं। अब हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन में, इरेक्टाइल डिसफंक्शन बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन मतलब कई बार एंग्जाइटी की वजह से परफॉर्म नहीं कर पाते मेल पार्टनर, जो साइकोलॉजिकली होता है, या कोई और पैथोलॉजी है जिसकी वजह से इरेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो हम फर्दर उसको इवेलुएट करके उनको यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके ट्रीटमेंट लेना चाहिए। ऐसे में डॉक्टर देवेंद्र, आजकल की जो लाइफस्टाइल बनी हुई है, जो आजकल का खाना पीना बना हुआ है,
या फैशन के चक्कर में बेहद टाइट कपड़े लोग पहनने शुरू हो गए हैं, चाहे हम महिलाओं की बात कर लें चाहे हम पुरुषों की बात कर लें, तो ये कितने मेजर फैक्टर्स कंसिडर किए जा सकते हैं इस समस्या के पीछे? स्ट्रेसफुल लाइफ होने की वजह से, जॉब पे स्ट्रेसफुल एंड लेट मैरिज लाइफ। अब हम मैरिज भी कंसीडर करें तो पहले जो 20 से 25 इयर्स में मैरिज हो जाती थी, नाउ इट हैज शिफ्टेड टू 25 टू 35 इयर्स में। स्पेशली इस एज में शिफ्ट होने की वजह से फीमेल्स में AMH एंटी मिलोनिन हार्मोन की जो मात्रा है वो कम हो जाती है, ओवेरियन रिजर्व थोड़ा सा कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमें इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स ज्यादा देखने को मिलते हैं। बिल्कुल डॉक्टर अंशु, लक्षण तो आपने बता दिए, लेकिन इन लक्षणों को देखने के बावजूद भी कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक हेजिटेशन होती है कि भाई लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, या हमारे परिवार के लोग ही हमारे बारे में क्या सोचेंगे। इस वजह से भी वो थोड़ा डिले करते अपनी समस्या को एक विकराल रूप देना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे ताकि उनमें थोड़ी हिम्मत जगे, जागरूकता बढ़े? जी बिल्कुल, हमको अपने समाज में अवेयरनेस लानी पड़ेगी। इसके लिए हमें उनको गाइड करना पड़ेगा कि अगर हमें समय पे संतान चाहिए है, इस प्रॉब्लम को दूर करना है, तो हम सबको मिलकर एक साथ काम करना होगा। अगर स्त्रियों को शर्माने से या डिले करने से कुछ नहीं हो लाभ है। आप एक समय है, अगर शादी के 2 साल तक 3 साल तक आप कंसीव हो रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए, क्योंकि जितना आप लेट होते जाते हो उतनी प्रॉब्लम्स आपकी और बढ़ती जाती है और उतना ही प्रॉब्लम्स कंसीव करने में होता जाता है। फिर लास्ट स्टेज ये बचती है कि आप कंसीव नहीं हो पाते हो, फिर आप IVF या टेस्ट ट्यूब बेबी वही प्लान करना पड़ता है। तो उसे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप समय रहते ही डॉक्टर से कंसल्ट करें। और डॉक्टर अंशु, एक मोटापा ये और मैं ठीक है, हाँ बिल्कुल डॉक्टर अंशु, मोटापा कितना बड़ा फैक्टर, क्योंकि आज की तारीख में चाहे पुरुष हो चाहे महिलाएं हो, मोटापे से ग्रसित हैं, 2-4 हो रहे हैं। हालांकि बहुत सारे लोग जिम जाते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन 2-4 दिन जाने के बाद फिर छोड़ भी देते हैं। तो ये मोटापा फैक्टर कितना बड़ा कारण माना जाए? जी, मोटापा एक बहुत बड़ा फैक्टर है। फीमेल्स में आमतौर पर हम देखते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरीज हो जाती हैं ऐसे पेशेंट्स में, तो इसमें अंडे बनने में दिक्कत आती है। लार्ज नंबर ऑफ एग्स बनते हैं और समय पे मैच्योर नहीं होते, जिस वजह से इनफर्टिलिटी बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। तो ऐसे मरीजों को अगर वो जिम नहीं जा सकते तो घर पे ही योग करें। योग हमारे आयुर्वेद में भी कहा गया है, हमारे जो देश की सबसे पुरानी पद्धति है उसमें भी योग को महत्व दिया गया है। हम योग का सहारा ले सकते हैं, मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं, घर बैठ के ही अपना वजन कम कर सकते हैं। लेकिन वजन कम करना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा हम इस प्रॉब्लम से दूर नहीं हो पाएंगे। ठीक है, वजन कम करना बहुत ज़रूरी है, महिलाओं के लिए भी और पुरुषों के लिए भी। डॉक्टर देवेंद्र बब्बर, पुरुष जो ज़्यादातर चेन स्मोकर्स हैं, अत्यधिक स्मोकिंग करते हैं या शराब का सेवन करते हैं, इसका उनके स्पर्म काउंट पर, उनके स्पर्म क्वालिटी पर कितना और किस तरह का असर पड़ता है, जरा बताएं। मैम, इससे काफी प्रभाव पड़ता है। जैसे मैंने बताया, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ही सबसे मेन ट्रीटमेंट होता है इनफर्टिलिटी में स्पर्म काउंट्स को बढ़ाने के लिए, क्योंकि स्मोकिंग, टोबैको च्यूइंग एंड अल्कोहल कंजम्पशन, ये सारे फैक्टर्स ही हैं जो हमारे स्पर्म्स के काउंट्स को, मोटिलिटी को डिक्रीज करते हैं। तो इनका सेवन बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। और ऐसे में डॉक्टर देवेंद्र, एक और प्रश्न मन में उठता है कि विटामिन सी की कमी की वजह से भी इनफर्टिलिटी डेवलप हो सकती है, क्या ये सच है या मिथ है? विटामिन डी का एग्जैक्ट रोल अभी तक किसी भी स्टडीज में इतना नहीं पाया गया है। ठीक है। बट हाँ, हमने ये कॉमन देखा है कि इनफर्टाइल जितने भी कपल आते हैं, हम उनके टेस्ट करते हैं तो विटामिन डी लेवल कम होते हैं, तो हम उनको विटामिन डी सप्लीमेंट रिकमेंड करते हैं। इसमें स्पेशल रोल विटामिन ई का होता है जो मोटिलिटी में विटामिन डी। ठीक है, ठीक है। तो ऐसे में आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? विटामिन डी का कोई टेस्ट होता है
या अगर इनफर्टिलिटी की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है और उनको पता लग चुका है, एहसास हो गया है कि हाँ समस्या आ रही है बांझपन की या फिर नपुंसकता की, इनफर्टिलिटी की किसी भी लिहाज से, तो उन्हें सबसे पहले डॉक्टर के पास जाने के बाद कौन कौन से ऐसे टेस्ट होते हैं जिनके जरिए वो और कंफर्म कर सकते हैं या फिर स्पेसिफिकली पता लगाया जा सकता है कि समस्या किस बात की है? मैम इसमें सबसे कॉमन सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट तो जैसे मैंने बताया सीमन टेस्ट है, जो हमें पैरामीटर सारे बता देता है कि स्पर्म की हमारी मोटिलिटी, काउंट्स, मॉर्फोलॉजी कैसी है। फिर उसके बेसिस पे हम आगे डिसाइड करते हैं, क्योंकि हम आजकल देख रहे हैं अपने रूटीन प्रैक्टिस में भी टेस्टिस साइज वगैरह सब नॉर्मल होने के बावजूद भी एजोस्पर्मिया बहुत कॉमन हो गया या ओलिगोस्पर्मिया, मतलब कि शुक्राणुओं की क्वांटिटी काफी कम या ना के बराबर हो गई है। तो हम इसको फर्दर इवेल्युएशन करते हैं हार्मोन लेवल से चेक करने के लिए क्या टेस्टिकुलर प्रोडक्शन हो भी रहा है कि नहीं। उस चीज हार्मोन से, और कई बार हमें एक सुई की जांच करके टेस्टिस से वो चेक करना पड़ता है कि टेस्टिस में स्पर्म्स का प्रोडक्शन है कि नहीं, और उस हिसाब से आगे ट्रीटमेंट इसका डिसाइड किया जाता है। ठीक है डॉक्टर अंशु, क्या बांझपन को ठीक किया जा सकता है और क्या डिपेंड करता है कि वो किस स्टेज पर पता लग पा रहा है? जी बिल्कुल, अगर समय पे इलाज हो जाए या समय पे बीमारी पता चल जाए तो हम इसको दूर कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है समय पे हम टेस्ट कराएं, जितने भी हमारे हार्मोन्स के टेस्ट होते हैं, जैसे अंडों की जांच के लिए होता है AMH, उसके अलावा और भी टेस्ट होते हैं LH, FHS, प्रोलैक्टिन, प्रोजेस्टेरॉन, इन सारे टेस्ट को करवा करके हमें पेशेंट में देखना होता है कि कौन सा हार्मोन वीक है या और क्या प्रॉब्लम है। उसके अलावा एक एक्सरे हम करा करके उसकी ट्यूब्स की जांच कर सकते हैं पेशेंट का कि ट्यूब्स पेटेंट है या नहीं। अगर ट्यूब्स पेटेंट नहीं है तो उसको ओपन करने के लिए माइन्यूट सर्जरी होती है, और फिर उसके अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट देखते हैं कि कहाँ प्रॉब्लम है। जो भी प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट करते हैं। और पुरुषों में समस्या को कैसे इनिशियल स्टेज पर ही पहचान कर उसे वहीं पर ट्रीट करते हुए रोका जा सके, क्या कहेंगे डॉक्टर देवेंद्र आप? बिल्कुल मैम, इसको इनिशियल स्टेजेस पे हम डायग्नोज करके, कई बार पेशेंट जैसे होता है, क्योंकि अभी मैंने बताया लेट मैरिज लाइफ एक एरा स्टार्ट हो गया है जब 25-35 ईयर्स की एज में ही मोस्ट कॉमनली मैरिजेस हो रही हैं। तो जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है हमारे स्पर्म काउंट मोटिलिटी भी कम होती है, और दूसरा एनवायरमेंटल पॉल्यूशन और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की वजह से भी काफी असर आ रहा है। तो जब कपल अगर जैसे मैरिज के बाद 2 इयर्स तक वो ट्राई करते हैं और मैरिज प्रेग्नेंट नहीं हो पाते हैं, तो उनको बहुत ही जल्दी फिर यूरोलॉजिस्ट और गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। और बहुत से केसेस में हमने देखा है इवन फ्यू ऑफ द मेडिसिन से ही बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं और वो नॉर्मल कंसीव कर जाते हैं। मेन इसमें ये है कि बांझपन जैसे हम कहें या इनफर्टिलिटी हम कहें, ये सोशल टबू है हमारी सोसाइटी में, जो अवेयरनेस के थ्रू ही दूर किया जा सकता है। बिल्कुल। सिर्फ ये कहा जाना कि इनफर्टाइल है, नॉर्मल ट्राई करने से नहीं हुआ तो नहीं हो सकता, ये बिल्कुल गलत है। आपको कंसल्ट करना चाहिए अपने डॉक्टर से, वो इसको डायग्नोज करके उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। और हमने देखा है कि 6 महीने से साल में इवन सिंपल म्यूट मेडिसिन से भी काफी मोर देन 40% ऑफ द कपल्स नॉर्मली कंसीव कर जाते हैं। ठीक है डॉक्टर अंशु, महिलाओं के लिए कौन कौन से ऐसे टेस्ट जिनके द्वारा वो कंफर्म कर सकती हैं कि वो भी इस इनफर्टिलिटी की समस्या से जूझ रही हैं, गुजर रही हैं? जी मैम, फर्स्ट तो हमको एक बेसिक टेस्ट, एक अल्ट्रासाउंड कराना पड़ता है पेशेंट का, देखने के लिए कोई उसको कोई गांठ तो नहीं है या सिस्ट तो नहीं है या कोई और एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है। उसके अलावा जैसे मैंने बोला ट्यूबल पेटेंसी देखने के लिए हम HSG एक टेस्ट होता है, हिस्टोसल्फिंजियोग्राफी, वो करवाते हैं। उसके अलावा हार्मोन्स के टेस्ट होते हैं, जैसे बेसिक हार्मोन है प्रेगनेंसी कंटिन्यू करने के लिए प्रोजेस्टेरॉन, तो उसको टेस्ट कराना होता है। उसके अलावा और भी सारे हार्मोन्स हमें देखने हैं, जैसे कि थायराइड का है या AMH है और LH है, FHS वगैरह सारे हार्मोन्स हम देखते हैं कि सबका लेवल सही है या नहीं। अगर सारे हार्मोन्स का लेवल नॉर्मल है, विद इन नॉर्मल लिमिट है, तभी हम प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर कुछ भी डिसबैलेंस है तो पहले हम उस हार्मोन्स की मेडिसिन पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं।
यूजुअली 6 मंथ्स टू 1 ईयर ट्रीटमेंट देते हैं। ठीक है। और फिर आमतौर पे देखा जाता है पेशेंट ठीक हो जाते हैं। अगर मेल पार्टनर में कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी सीमेन एनालिसिस अगर गड़बड़ है, कुछ हाँ, भी हाँ। शुक्राणु कम है, तो उसको भी अंडे बनने की दवा देते हैं, जिससे रिस्पांस मिल जाता है। आमतौर पे 50% पेशेंट्स हैं 6 मंथ्स टू 1 ईयर ट्रीटमेंट के बाद प्रेग्नेंट हो जाते हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट लेना होता है, मेडिसिन लेनी होती है, लेकिन अगर हम घरेलू उपचारों की बात करें तो उसमें क्या कुछ किया जा सकता है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जा सकता है डॉक्टर अंशु? खासतौर पर महिलाएं किन किन चीज़ों का खाने में सेवन करें और किन किन चीज़ों को अवॉइड करें? जी, इसमें यही है कि हमको हेल्दी डाइट का विशेष ध्यान देना है, जैसे कि हरी साग सब्जी, क्योंकि हमें मेन एनीमिया जो उसको देखना होता है कि पेशेंट में आमतौर पे कई बार बहुत मेट्रोरेगिया इम्यूनोरेजिया की प्रॉब्लम होती है, तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर बनी रहती है, इस वजह से बिल्कुल, एनीमिक हो जाती हैं ऐसी पेशेंट्स। उनको हरी साग सब्जी वगैरह का सेवन करना चाहिए, ताजे फल फ्रूट्स का सेवन करना चाहिए, और आमतौर पर जितना हो सके घर का बना हुआ ताज़ा खाना ही खाएं। बाहर का जंक फूड अवॉइड करें, क्योंकि आमतौर पे देखा ही जाता है कि लेडीज बाहर जॉब करती हैं, बाहर जो भी मिल गया उनको उन्होंने खा लिया। ऐसे चाउमीन बर्गर वगैरह ये सब चीज़ें बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि ये सब बहुत घातक है। इसके बाद हम प्रेगनेंसी कंटिन्यू करने में बहुत दिक्कत आती है। और प्रेगनेंसी में एक बहुत बड़ा रोड़ा पीसीओडी को भी माना जाता है, और आज की तारीख में बड़ी संख्या में लड़कियां भी, महिलाएं भी पीसीओडी की समस्या से जूझ रही हैं। और जब किसी महिला के अंदर शादी के बाद पीसीओडी की समस्या वो पहचानती है, या उसके सिम्टम्स जब उसे पता लगते हैं, उसको पता लगता है कि हाँ वो इस पीसीओडी की समस्या से दो चार हो रही है, तो फिर कहीं ना कहीं उनके मन में एक डर भी पैदा हो जाता है कि कहीं ये आगे चलकर इनफर्टिलिटी का एक बहुत बड़ा कारण न बनने पाए। तो ज़रा पीसीओडी और क्या वो ट्रीट हो सकता है तो कितनी जल्दी हो सकता है, कितना समय उसमें लग सकता है, इस बारे में बताएं। जी मैम पीसीओडी जो है बेसिकली मैंने बोला ना, ओबीज पेशेंट्स में ज़्यादातर देखने को मिलता है। ठीक तो है। पहले तो ऐसे पेशेंट्स को अपने वेट कंट्रोल पे ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। और दूसरी चीज़, जंक फूड या बाहर की डाइट, बाहर का खाना पीना एकदम बंद कर दें। जितना जल्दी वो इन चीज़ों पे कंट्रोल पा लेंगे, उतनी जल्दी उनके पीसीओडी की प्रॉब्लम सही हो जाएगी और उतनी जल्दी वो प्रेग्नेंट हो सकेंगे। बिल्कुल, निश्चित तौर पर इन टिप्स का, इन बातों का ध्यान रखना होगा महिलाओं को भी और पुरुषों को भी। यूरोलॉजिस्ट हमारे साथ डॉक्टर देवेंद्र बब्बर जी लगातार जुड़े हुए हैं। डॉक्टर देवेंद्र, जाते जाते आपका कंक्लूजन चाहूंगी, फाइनल कमेंट चाहूंगी, क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप हमारे तमाम दर्शकों को कि कैसे इनफर्टिलिटी से बचा जा सकता है, और अगर आप इनफर्टिलिटी के शिकार भी हो गए तो तुरंत क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो मैडम आपके माध्यम से मैं संदेश देना चाहूंगा कि इनफर्टिलिटी कोई सोशल तबू ना माने कि हाँ नहीं इसका ट्रीटमेंट नहीं है। स्पेशली जो फैमिली प्रेशर या पीयर प्रेशर जो आता है, लोग जिसकी वजह से डिप्रेस हो जाते हैं। और डिप्रेशन एक ऐसा रीजन है जिसकी वजह से फिर ओवम हो या स्पर्म्स हो, दोनों के काउंट मोटिलिटी पे फर्क पड़ता ही पड़ता है। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो इसको सोशल तबू नहीं मानना चाहिए, पब्लिक अवेयरनेस होनी चाहिए कि इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है, और काफी हद तक इसका मेडिसिन से ही ट्रीट हो जाते हैं। अगर सपोज मेडिसिन से ट्रीट नहीं हो पा रहे हैं तो कुछ हम बेसिक टेस्ट करके, जैसे अल्ट्रासाउंड, फीमेल्स में HSG, मेल्स में कुछ हार्मोन टेस्ट वगैरह करके उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट करके, अगर हमें कभी जरूरत पड़ती है तो हम टेस्टिस से स्पर्म्स भी रिट्रीव कर सकते हैं। बहुत ही माइक्रोस्कोपिक टेक्निक से, जो पेसा, टेसा और माइक्रोटेसी की टेक्निक से होके, और बहुत ही आसान सा ये इलाज है। ठीक है। पहले तो मैरिज के बाद 2 इयर्स तक हम कहते हैं कि कपल को ट्राई करना चाहिए। अगर बेबी नहीं हो पा रहा है 2 इयर्स के बाद भी, तो डेफिनेटली उनको अपने डॉक्टर से विजिट करना चाहिए विदाउट एनी डिले। ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट में ये कपल की एज बहुत इम्पोर्टेंट होती है। अगर जैसे कपल की एज है, मेल पार्टनर 28, फीमेल 25 है, उनकी मैरिज हुई है, दे कैन वेट फॉर 1 or 2 years। बट इफ द कपल एज इज हाई, मेल पार्टनर है 30 to 35 की एज में है, मेल पार्टनर 30 to 32 की एज में है, तो उनको फिर बहुत ज्यादा इस चीज को डिले नहीं करना चाहिए। डॉक्टर को कंसल्ट करके उसका प्रॉपर डायग्नोसिस बना के उसका ट्रीटमेंट, ताकि जितनी जल्दी डायग्नोसिस होगा उतनी जल्दी ट्रीटमेंट शुरू किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर देवेंद्र बब्बर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर अंशु श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में इनफर्टिलिटी पर बात करने के लिए। तो उम्मीद है जो टिप्स डॉक्टर साहब की तरफ से दिए गए हैं वो आप लोगों के जरूर काम आएंगे। फिलहाल मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आप बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी and
press the bell icon. Never miss any update. डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।